ये लोग इक्वल है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग इक्वल है। ये सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, ये सिर्फ हिंदू हिंदू हिंदू। तो आप बताओ कि ये लड़ाने का नहीं तो और क्या है। मैं अगर इस चीज को कहूँ कि निहाल भाई ये मेरा है, आप कहोगे मेरा है, तो लड़ाई तो होना ही है। मुसलमानों की नहीं, देखिए आप, मुसलमानों की स्थिति पहले बेहतर थी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मुसलमानों पहले मदरसे के जो हालात थे आपसे बेहतर तो नहीं थे? मदरसे के हालात आज भी कहाँ अच्छे हैं। आप बताओ मदरसे के हालात तो कह रहे हैं कि तनख्वाह मिल रही है, सारी चीजें सुविधाएं दी जा रही है। सिर्फ तनख्वाह मिलना क्या हालात का सुधरना है? आपके वक्त में तनख्वाह भी नहीं मिलती। आप सर मेरे मजलिस के वर्कर के पास आप जाओ, आप उनसे पूछो, एक सवाल करो कि भाई आप इस पार्टी से क्यों जुड़े हो, इसका क्या आइडियोलॉजी है, इनका क्या है, आप बता दो। आपके खेमे में से, यानी अगर आपके वालिद साहब को या आपको टिकट नहीं मिलता है, तब आप दूसरे कैंडिडेट को समर्थन करने के बजाय मौजूदा विधायक को समर्थन करेंगे। गांव मोहल्ला का चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजद के ज़िला अध्यक्ष जनाब सरवर आलम साहब के साथ, और आपको बता दें कि राजद का भी जो है चुनावी मुहिम लगातार जारी है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कोचाधामन सीट को लेकर के, क्योंकि ये ज़िला अध्यक्ष है तो इनसे ये भी जानना ज़रूरी है कि उम्मीदवार कौन होंगे और राजद की क्या तैयारियाँ हैं। सर, सबसे पहले आपके माध्यम से जितने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, सबों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, शुक्रिया निहाल भाई। और जहाँ तक अभी आपका चुनावी माहौल में आपका जो प्रश्न है कि हमारी तैयारी चल रही है बहुत। हम लोगों के लिए तो इस सरकार ने लॉकडाउन कर रखा था, उस पे भी हम लोग अपनी तैयारी को जारी रखे हैं। और अभी संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग डोर टू डोर जाकर के संगठन को मजबूत कर रहे हैं और इसका पार्टी का विस्तार भी किया जा रहा है। अभी इसी दिशा में काम चल रहा है, चूँकि जब तक सीट शेयरिंग का मामला नहीं ख़त्म होता है हम लोगों के बीच में, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग गठबंधन के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, जब तक गठबंधन हम लोगों की तय नहीं हो जाती है हम लोग अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हम लोगों का कहाँ से कौन कैंडिडेट होगा। लेकिन कोचाधामन से जहाँ से आप आते हैं, यहाँ 3 लोग हैं जो अपने आप को प्रबल दावेदार के तौर पर देख रहे हैं। ज़िला अध्यक्ष के तौर पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कन्फर्मेशन कब तक हो सकता है कि साहब किसके पाले में टिकट जा रहा है? ये कन्फर्मेशन देखिए, सबसे पहले तो हमारा सीट शेयरिंग होना है। सीट शेयरिंग के बाद ही हमें पता चलेगा कि हम कौन कौन सी सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जिस सीट से हम इलेक्शन लड़ेंगे उसके बाद फिर कैंडिडेट का हम लोग सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद ही हम लोग कैंडिडेट के बारे में बता पाएंगे आपको कि हम लोगों के कौन। राजद का कोचाधामन में मुकाबला किससे, मजलिस से या फिर मौजूदा विधायक या उनकी पार्टी? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का इस बार का जो मुकाबला रहेगा, मुझे नहीं लगता है कि किसी से मुकाबला है, चूँकि पूरे बिहार की अवाम ने इस बार सोचा है कि हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहेंगे और राष्ट्रीय जनता दल को ही वोट करेंगे और उन्हीं की सरकार को देखना पसंद करेंगे। इसीलिए इस बार की लड़ाई मुझे नहीं लगता है कि त्रिकोणीय होगी। हाँ, थोड़ी बहुत हो सकती है। जो मौजूदा विधायक हैं, यहाँ पे रहे हैं, 6 साल से विधायक हैं, उनके साथ हमारी लड़ाई रहेगी। लेकिन देखा ये जा रहा है कि कोचाधामन में जो दूसरी पार्टियां हैं लगातार उनका जो वर्चस्व है, उनका सोशल मीडिया हो या फिर ज़मीनी सतह पर काफ़ी नज़र आते हैं बनिस्बत आपके। आप लोग कहाँ क्यों नहीं नज़र आते? देखिए, हम लोग नज़र आते हैं। एक्चुअली देखिए, ये सिर्फ सोशल मीडिया से ही वोट नहीं चलता है, और सोशल मीडिया में उन लोग जहाँ तक जितना निचले स्तर तक वो लोग जाकर के अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, हम लोग वहाँ तक नहीं जाते। किन की बात कर रहे हैं आप? मैं उन 2 पार्टियों की बात कर रहा हूँ। चाहे आप जिसके बारे में मेरे से पूछ रहे हैं कि आज MIM अपने आप को बहुत प्रबल दावेदार कह रहा है, तो हो सकता है सोशल मीडिया में, लेकिन जो वोटर हैं, आप वोटर के पास जाकर के अगर सर्वे करेंगे, आज के डेट में वोटर हमारे साथ है और हमारा मेहनत वोटर के साथ चल रहा है। हमारा जो वार्ड स्तर तक जो कार्यकर्ता है वो अपने वोटर के साथ अपना जो भी है वो हम लोगों का संगठन का काम चल रहा है। आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर के अवाम के बीच जाने वाली है इस बार? सर, मुद्दा तो बहुत सारा है। मतलब इस बार बेरोजगारी मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, ये लॉकडाउन के आड़ में सरकार ने जितना घोटाला किया वो मुद्दा है, और NRC मुद्दा है, आपका 3 तलाक मुद्दा है, आपका 370 मुद्दा है, बहुत सारा मुद्दा है। तो आपकी सरकार अगर आती है, राजद की सरकार बनती है, तो क्या NPR नहीं होने देंगे आप? देखिए,
ये तो तय है कि अगर राजद की सरकार आती है तो जिस बिहार में एक सांप्रदायिकता को फैलाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को रथ को रोका गया था, तो आप उस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे किसी भी अल्पसंख्यक पे थोड़ा सा भी खरोच आएगा तो राष्ट्रीय जनता दल सबसे पहले अपने सीने पे वार करेगा और न अपने जो यहाँ पे जो जनता है उसको कुछ भी नहीं होने देगा। ये राष्ट्रीय जनता दल ने पहले कर दिखाया है। सरवर साहब, मजलिस का ये दावा है कि कांग्रेस हो, जदयू हो, राजद हो, कोई भी पार्टी हो, ये तमाम तरह पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। मुसलमानों का भला किसी ने नहीं किया है, इकलौते वही हैं जो कर सकते हैं। सर, मुसलमानों का भला किसी ने नहीं किया है। मुसलमानों का स्तर आज 10 साल में जितना गिर गया, क्या इतना गिरा आज से 10 साल पहले मुसलमानों का स्तर गिरा हुआ था? तो ये सोचने की ज़रूरत है हमारे यहाँ के नौजवानों को और ख़ास करके पढ़े लिखे तबकों को कि आज 10 साल में हमारी स्थिति क्या हो गई है। अगर हम लोग सुधरे हुए नहीं थे, हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, तो 10 साल पहले अपने आप को देखिए। जो लोग बाहर थे, मैं भी बाहर में पढ़ा लिखा हूँ और ख़ास करके हिंदू भाइयों के बीच में पढ़ा लिखा हूँ, कभी कोई फीलिंग नहीं होता था। और आज के इस दौर में आप किसी मुसलमान भाई को जो पढ़ते लिखते हो बाहर, उनको बैठाइए और उनकी फीलिंग के साथ आप शेयर कीजिए कि उनकी क्या स्थिति है। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि मजलिस मुसलमान की बात करके हिंदू मुसलमानों की एक दीवार खड़ी कर रहा है। सर, एजेंडा क्या है? आप ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ मेरी सारी बातें गलत है। आप एक मजलिस के वर्कर के पास आप जाओ, आप उनसे पूछो, एक सवाल करो कि भाई आप इस पार्टी से क्यों जुड़े हो, इसका क्या आइडियोलॉजी है, इनका क्या है, आप बता दो। वो बताते हैं वो क्या बोलते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये कौम मिल्लत की बात करते हैं, ये दलितों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, हक और इंसाफ की बात करते हैं। किसके हक और इंसाफ? सिर्फ मुसलमान की ही बात करेंगे वो, कि मुसलमानों के मिल्लत की बात करेंगे, मुसलमान के ये बात करेंगे कि मुसलमानों का स्तर ऊपर आ गया, मुसलमानों के हक के बारे में बोला जाता है। 370 का बिल फाड़ के फेंक दिया, बाबरी मस्जिद के बारे में बोल दिया कि मस्जिद यही है रहेगा और ताउम्र हम लोगों का मस्जिद रहेगा। इन सब बातों को, और वही सेम क्वेश्चन आप अगर बीजेपी वाले से करोगे तो बीजेपी वाले का भी जवाब मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि वो भी यही कहेंगे कि ये हिंदू की पार्टी है, हिंदुत्व की पार्टी है और हिंदू का रक्षा करता है, बाबरी मस्जिद को दिला दिया। ये लोग इक्वल है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये लोग इक्वल है। ये सिर्फ मुस्लिम, ये सिर्फ हिंदू। तो आप बताओ कि ये लड़ाने का नहीं तो और क्या है? मैं अगर इस चीज को कहूं कि निहाल भाई ये मेरा है, आप कहोगे मेरा है, तो लड़ाई तो होना ही है। चलिए, एक बारीक सी चीज़ समझनी है आपसे। आप कह रहे हैं कि साहब मजलिस मुसलमान की बात करती है और आरएसएस या बीजेपी हिंदुओं की बात करती है। एक अरसे तक बिहार में आपकी सरकार रही, राजद की सरकार रही, मुसलमानों की स्थिति आज तक सुधरी नहीं, आपने क्या कर दिया? सर, मुसलमानों की नहीं, देखिए आप, मुसलमानों की स्थिति पहले बेहतर थी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मुसलमानों पहले मदरसे के जो हालात थे अब से बेहतर तो नहीं थे? मदरसे के हालात आज भी कहाँ अच्छे हैं? आप बताओ, मदरसे के हालात तो कह रहे हैं कि तनख्वाह मिल रही है, सारी चीजें सुविधाएं दी जा रही है। सिर्फ तनख्वाह मिलना क्या हालात का सुधरना है? आपके वक्त में तनख्वाह भी नहीं मिलती थी। सर, मेरे वक्त में चाहे आप ये ले लो कि मदरसे में अगर 2 टीचर था ना तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन था। आज आप अगर क्या कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, अगर उसमें 4 टीचर होता था तो एजुकेशन की क्वालिटी थी। उस वक्त एक स्तर था एजुकेशन का, जो भी सरकारी स्कूल और मदरसे से पढ़े हुए रहते थे उस वक्त बहुत अच्छी जगह में जाकर के, अगर मैं जामिया में भी जाके एडमिशन लिया था तो मोहरमारी स्कूल से बेसिक एजुकेशन मेरा हुआ, तो उस वक्त क्वालिटी ऑफ एजुकेशन था। आज कहाँ चला गया? आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी तालीम हो रही है, कहाँ गया तालीम? आज अपने बच्चों को कोई पढ़ाना नहीं चाहता है। स्कूलों में क्या हो गया? सिर्फ खिचड़ी, पोशाक, और क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कौन ध्यान दे रहा है? तो सर, आप कहीं नहीं है आज के डेट में। जो पहले आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने कुछ नहीं दिया, आप राष्ट्रीय जनता दल के पिछले 15 साल के कार्यकाल को उठा करके देख लीजिए कि जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तब बिहार में क्या था। जब तेजस्वी यादव खुद इस बात को तस्लीम करते हैं कि हो सकता है कि मेरे वालिद साहब के ज़माने में कुछ गलतियां हुई हो, उसके लिए माफ़ी मांग चुके हैं, तो फिर आप इस बात को तस्लीम क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो काम होने चाहिए थे पूरी तरह से नहीं हो सके? सर, वो काम के बारे में नहीं कहा था। जब लोगों ने कहा कि वो एक चारा घोटाले में जेल में है, उस मामले में उसने कहा था कि हो सकता है कि मेरे
फादर जब यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनसे हो सकता है कि कोई गलती किया हो या गलती हुआ होगा, लेकिन जहाँ तक काम की बात है, अगर फैक्ट्री खुलवाने की बात हुई है तो अगर फैक्ट्री आप यहाँ बिहार में अगर फैक्ट्री का लिस्ट निकालोगे तो वो भी लालू प्रसाद यादव के टाइम का ही मिलेगा। आज आप मुझे बता दो कि बिहार में कितनी सारी फैक्ट्रियाँ खुली है। आप एजुकेटेड हैं, आप बता दो कि कितनी यूनिवर्सिटियां इनके वक्त में खुला है। आपको लेकर कहा जाता है कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं मुजाहिद आलम, जो जेडीयू से आते हैं, उनसे आपके गहरे रिश्ते हैं और कहीं ना कहीं मन से भी आप इन चीज़ों को ऐलान कहते हैं। क्या समझ सकते हैं इसको कि कहीं ना कहीं अंदर खाना? देखिए, जहाँ तक संबंध होना, चाहे वो हमारे विधायक मास्टर मुजाहिद साहब हों या हमारे इजहार एसपी साहब हों, संबंध या इजहार एसपी साहब के बेटा है, सबसे मेरा संपर्क, पर्सनल रिलेशन सबके साथ मेरा बहुत अच्छा है। मैं ऐलान नहीं, मैं हर जगह कहता हूँ, पर्सनल रिलेशन हम लोगों का कहीं ख़त्म नहीं होने वाला है। और इलेक्शन जो है किसी के बाप की बफोती नहीं है जो ज़िंदगी भर किसी के पास रहना है। और इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए मैं पर्सनल रिलेशन को ख़त्म करने की बात नहीं कर रहा। यहाँ अगर लड़ाई है तो विचारधारा की लड़ाई है, व्यक्तित्व की लड़ाई नहीं है। हम राष्ट्रीय जनता दल को लेकर के चल रहे हैं। मैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ इलेक्शन लड़ूंगा और मैं बताऊंगा कि वो जिस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा है, जेडीयू, वो पार्टी कहाँ स्टैंड करती है। मैं पार्टी बेसिस पे इलेक्शन लड़ने का काम करूंगा। यहाँ पे इलेक्शन जब लड़ेगा तो राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगा, ना कि राष्ट्रीय जनता दल में से आप जो कह रहे हैं कि शाहिद साहब या सीमा या और कोई दिगर आदमी इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल अपनी विचारधारा के साथ इलेक्शन लड़ेगी। चलिए, आखिरी सवाल, सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि अगर आपके परिवार में से किसी को टिकट नहीं मिलता है, ये खबरें आ रही इस तरह से, विरोधियों की तरफ से भी कहा जा रहा है और हर जगह ये चर्चा है, अगर आपके खेमे में से, यानी अगर आपके वालिद साहब को या आपको टिकट नहीं मिलता है, तब आप दूसरे कैंडिडेट को समर्थन करने के बजाय मौजूदा विधायक को समर्थन करेंगे। कितनी सच्चाई इस बात में? इसमें रत्ती बराबर भी सच्चाई नहीं है। मैं राष्ट्रीय जनता दल का रिप्रेजेंटेटिव हूं किशनगंज डिस्ट्रिक्ट का। मैं राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष बनाया गया हूं। माननीय तेजस्वी जी और लालू प्रसाद यादव जी ने मेरे पे भरोसा किया है। और लोग आज अगर कुछ भी बोल रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मेरे परिवार से अगर कोई आज विधानसभा के लिए तैयारी कर रहा है, राष्ट्रीय जनता दल के टिकट के लिए अगर तैयारी कर रहा है, मिल जाए तो भी, नहीं मिले तो भी, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लिए शुरू से लेकर के आज तक काम करते आए हैं और आगे भी जब तक मैं जिला अध्यक्ष हूं तब तक मैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ हूं और उनके विचारधाराओं के साथ हूं। मैं उनके लिए ही इलेक्शन लड़ूंगा, चाहे कैंडिडेट हमारे सामने में कोई हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कई सारे महत्वपूर्ण सवाल जिनके जवाब लेने बहुत ज़रूरी थे और इन्होंने कंफर्म कर दिया, क्लियर कर दिया कि कैंडिडेट कोई भी हो, ये ज़िला अध्यक्ष हैं किशनगंज के और इनकी जिम्मेदारी है कि साहब अपने उम्मीदवार को जिताकर जो है साहब विधानसभा भेजना है। हम इसी तरह से आपको दूसरे नेताओं से मिलाएंगे, रूबरू कराएंगे। पब्लिक ओपिनियन भी गांव मोहल्ला बहुत जल्द करेगा, लेकिन जैसे ही टिकट कंफर्म हो जाता है उसके बाद हम आपको वो भी रेगुलर दिखाया करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। अल्लाह हाफिज़।